नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। प्याज एक ऐसी फसल है जिसे लोग सब्जी और मसाला दोनों ही रूप में खाते हैं। वैसे तो देश के ज्यादातर हिस्सों में इसकी खेती साल में 2 बार होती है, लेकिन ये रबी सीजन की प्रमुख फसलों में से एक है। किसानों की इसकी खेती की ओर रुझान भी तेजी से बढ़ा है। प्याज का रकबा हर साल बढ़ रहा है। अगर आप किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया भोपाल के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रतनदीप सोनी से, जो आपको प्याज की नर्सरी से लेकर पौधे की रोपाई तक की जानकारी दे रहे हैं। देखिए और लाभ उठाइए। यह समय जो आ गया है, प्याज की रोप तैयार करने का समय है, जिस समय हम तैयारी कर सकते हैं। तो प्याज की रोप तैयार करना यानी नर्सरी तैयार करना प्याज की, इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि भूमि का चयन। यदि मान लीजिए आपका खेत है और काली मिट्टी वाला खेत है, तो इस स्थिति में हमें नर्सरी तैयार करते समय खेत के अंदर जो भुरभुरा बना लेना है, तैयारी कर लेना है। तैयारी करने के बाद क्यारी बनानी है, और क्यारी बनाने में क्या करना है कि हमें 60 से 70 सेंटीमीटर चौड़ी या अधिकतम 1 मीटर चौड़ी तक क्यारी बनाना है, और लंबाई क्यारी की 3 मीटर रहे। तो यह स्थिति यदि मेंटेन करके चलते हैं तो खेत में सुगमता पूर्वक काम कर सकते हैं। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूराडान मिला देना चाहिए। गोबर की पकी हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करके उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इसके कारण जो यदि मिट्टी की जल धारण क्षमता ज़्यादा भी है और यदि गोबर की खाद पकी हुई मिला देते हैं, तो ऐसा करने पर जल धारण क्षमता ज़मीन की बढ़ जाती है और मृदा वायु का संचार सुचारू रूप से होता रहता है। NPK 12-32-16 उर्वरक का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसके लिए है प्रति वर्ग मीटर की दर से लगभग 40 से 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हम उर्वरक उसमें मिला लेते हैं, और उसके बाद मिलाने के बाद हम क्यारी को समतल कर लेते हैं। बीज की उन्नत किस्म सीजन के हिसाब से रबी के लिए अलग, खरीफ के लिए अलग, जो किस्में प्रचलित हैं और अनुशंसित हैं उनका इस्तेमाल करना है। जो मुख्य रूप से जो देखने में एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड डार्क लाइट, और इसके अलावा कई और किस्में हैं जो कि प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान पूना के द्वारा विकसित की गई हैं और उनका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आता है बीज का निर्धारण करना, बीज की बुवाई के लिए। तो बीज के लिए हमें चाहिए नर्सरी कैसे तैयार करें, 5 से 7 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अब इस बीज में फफूंद जनित रोग न लगे तो इसका बीज उपचार करना। जैविक फफूंदनाशी में है ट्राइकोडर्मा विरिडी है, तो यदि जैविक फफूंदनाशी है तो 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित कर लें। यदि थायरम और कार्बेंडाजिम है तो उसका 3 ग्राम दोनों को मिला के करें। दोनों में से कोई एक हो तो उस हिसाब से कर लें। तो अब इसके हिसाब से क्या करना है कि बीज जो हम लगाएंगे, तो जो हमने क्यारी बनाई है उस क्यारी में बीज को जो हमें लगाना है 6 सेंटीमीटर की दूरी अंतराल से लाइन बना लेंगे, और पंक्ति यदि पूरब पश्चिम हो तो और अच्छी बात है। अब हम पंक्तियों में कतार में बीज को डालते हैं, और बीज बोने के बाद ये ध्यान रखें कि जो कतार में है उसके ऊपर बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए।
जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। हर 6वें 7वें दिन पानी, 1 हफ्ता में 1 बार पानी कम से कम अवश्य दें। और जब पौध उग आए और करीब 2-2.5 सेंटीमीटर की हो जाए तो ये ऊपर की क्या जो पलवार थी, मल्च थी, इसको हटा देना। जब नर्सरी आप तैयार करेंगे तो बीज के साथ साथ खरपतवार भी उगते हैं, तो वो उगने वाले जो अनावश्यक पौधे के साथ उग रहे हैं खरपतवार, उनको हमें निकालना होगा। उसके लिए उचित तरीका है कि जो हमने 3 मीटर बाई 70 सेंटीमीटर या 1 मीटर चौड़ाई की क्यारी बनाई, उसके बगल में 50 सेंटीमीटर की जो जगह हमने छोड़ी थी, उनमें बैठ के हम आसानी से उन खरपतवारों को हाथ से चुन सकते हैं। और नहीं, जो 6 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखे, उनके बीच में हल्की सी गुड़ाई भी हम कर सकते हैं और उन खरपतवारों को निकाल सकते हैं। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। यदि पत्तियों के ऊपर हल्के हल्के धब्बे दिखें सफ़ेद रंग के, तो ये समझ जाएं कि ये थ्रिप्स के द्वारा चूसा गया है। और ये धब्बे जब ज़्यादा हो जाते तो ऊपर की जो नोक होती है वो हरे से पीलेपन में बदल जाती है। रस चूसक कीटों के लिए आपका इमिडाक्लोप्रिड है, इनका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमारी नर्सरी अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगी और वह हमारी नर्सरी 5 से 6 सप्ताह में लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई खेती बाड़ी करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें आगे चलकर फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप खेती में कौन कौन सी जरूरी बातों को अमल में लाएं, आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर BL दुधवाल से। भारत में जो खेती योग्य एरिया है वो कम होता जा रहा है, तो जो उत्पादकता बढ़ानी है, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, जो लिमिटेड एरिया बच रहा है उसी में अपने को उत्पादकता बढ़ानी। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और खेती योग्य भूमि का कम होना एक गंभीर समस्या है। इसलिए अब किसानों को खेती करने के तरीकों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो आप खेती करते समय किन किन पहलुओं पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं। इनपुट जो बीज है वो आप उन्नत किस्म के बीज ही लेवे। अगर आपने बीज आपने खराब ले लिए कि जो भी आप फसल उगा रहे हैं, तो आपकी जो बाद की जो भी आप मेहनत करोगे वो बेकार है। तो बीज है वो उन्नत किस्म का आप लेवे। तीसरा जो मूल मंत्र है वो बीजों का उपचार करके फिर आप जो बिजाई है वो आप करें, और उससे क्या होगा, कम खर्च में फसल है वो निरोग और स्वस्थ रहेगी। जो चौथा मूल मंत्र है वो मिट्टी की आप जांच करवाएं। जो आप उर्वरक उसमें डालेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, खुराक जो है पौधा है उसको खुराक चाहिएगी, जो खुराक डालेंगे वो आप मिट्टी की जांच करवा के जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार ही आप न्यूट्रिएंट अगर डालेंगे तो आपकी उत्पादकता डेफिनेटली बढ़ेगी। पांचवा जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप जो ग्रीष्मकालीन जुताई है उसको फॉलो करें। उससे क्या होगा कि आपके जो जितने भी खरपतवार है, स्पेशली जो बहुवर्षीय खरपतवार है या जो कीट है, रोग है, उनके जो अंडाणु है वो नष्ट होंगे। जो छठा है वो उचित बीज दर है वो फॉलो करे। सातवां जो है वो जुताई करे और ढलान के आड़े में करे, ताकि अगर बारिश होती है तो जो पानी बहके जाता है वो बहके जाने के बजाय जहाँ गिर रही है बारिश उनका मैक्सिमम जो है अवशोषण भूमि में ही होगा और भूमि में नमी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। जो आठवां है वो फसल अदल बदल के बोए, मीन्स फसल चक्कर को जो है फॉलो करे, ताकि जो उर्वरकता है मिट्टी की वो बनी रहे। नवा जो मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको वो इंटरक्रॉपिंग फॉलो करेगी। तो कहने का मतलब अगर आप इंटरक्रॉपिंग फॉलो करेंगे तो जोखिम से बचेंगे। उसका जो अगला मूल मंत्र है वो आपका है कि मिलवा फसल के बाद में दलहनी फसलों में जिप्सम का प्रयोग करें।
दलहनी फसलें हैं उनमें जिप्सम डालें ताकि भूमि की उर्वरकता है वो बनी रहे। उसके बाद में जो सिंचाई का पार्ट आता है उसमें आप फव्वारा और ड्रिप्स जो विधि है सिंचाई की पानी देने की उसको फॉलो करें ताकि जो कम वाटर पानी आपका लगेगा और जो उसका पानी जो दे रहे हैं फसल का उसमें ऑप्टिमम उपयोग उसमें होगा और कम पानी में आपकी पैदावार ज़्यादा आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर आप देखें तो जो सिंचाई है वो फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पे ही करें। उसके बाद का जो मूल मंत्र आता है वो मित्र कीटों का संरक्षण करें। मित्र कीट आपको पता है कि भूमि जो है ज़मीन आपकी है उसमें सभी जो प्रकार के जो जीवाणु है वो नुकसानदायक नहीं है, उसमें लाभदायक जीवाणु भी होते हैं। फॉर एग्जांपल केंचुआ है तो उनका संरक्षण करें। उसके बाद में अगर देखें आपका जो 14वां मूल मंत्र मैं आपको बताऊं तो जैविक खेती अपनाएं। आजकल चल रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी इस पे दे रही है, स्टेट आपकी राज्य सरकारें देखें या भारत सरकार देखें वो जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसान भाइयों, जैविक खेती मृदा की उर्वरता और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। इसके अलावा जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत कम आती है। इसके साथ ही जैविक उत्पादों की बाजार में अधिक मांग रहने से किसानों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो जो फसल है वो जिस एरिया है उसके अनुसार ही लेवे। अगर उसके बाद में अगर आपको देखें तो जो प्रोड्यूस आपका मिल गया उसको जब आप मार्केटिंग करते हैं उसको बेचने जाते हैं तो बजाय उसको होल प्रोडक्ट के उसकी ग्रेडिंग करके अगर आप लेके जाएंगे, अगर आप उसका श्रेणीकरण करके लेके जाएंगे तो उसके बाजार में आपको मूल्य है वो अच्छे मिलेंगे। इसके बाद में अगर अगला पॉइंट आप देखें, मंत्र देखें तो दवा खरीदते समय जो है आप कर जाते हैं तो वो बिल उसका अवश्य देखें। उससे आपको क्या होगा, आप धोखाधड़ी से बचेंगे। आपके पास जानकारी ये रहेगी कि आप फला दवाई लेके आ रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरर ये है, उसके प्राइस ये हैं, उसके एक्सपायरी डेट ये हैं। तो आप जो भी इनपुट खरीद के लाते हैं, आप कीटनाशक खरीद रहे हैं या कोई उर्वरक खरीद रहे हैं तो उसका बिल है वो अवश्य ध्यान में लेवे और उसको संरक्षित रखें। जब तक आपकी फसल चलती है तब तक उसको अपने पास सेफ रखें। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर कॉलेज है या कृषि महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ पे आप निरंतर विजिट करते रहे फ्रिक्वेंटली और जितने भी कृषि की नवीनतम तकनीकें आ रही है उनके बारे में आप अवश्य जागरूक रहें और जो अच्छी अच्छी तकनीकें साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग डेवलप कर रहे हैं उनको आप फॉलो करें, ध्यान में रखें। और जो अगला पॉइंट है वो फसल का बीमा करवाएं और जोखिम से बचें। और उसके बाद में अगर आपका देखें तो उन्नत जो यंत्र है आजकल, हार्वेस्टिंग ले लो या आपकी थ्रेसिंग ले लो, जो उन्नत यंत्र है उनका भी आप उपयोग करें। इन सब बातों का अगर आप मिला जुला ध्यान रखोगे, फॉलो करोगे ज़्यादातर बातों को, तो आप देखोगे कि आप में इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके ज़्यादा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इन बातों को मानोगे या फसल उत्पादन में काम में लोगे तो आपके पैसे लगेंगे। पैसे नहीं लग रहे इनमें, लेकिन इनको इसलिए नॉन मॉनेटरी इनपुट बोलते हैं इन बातों को कि इसमें पैसे नहीं लगेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी डेफिनेटली जो उत्पादकता है, उपज है आपकी फसल की, वो बढ़ेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को कुछ कृषि परामर्श दिए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को जानकारी है कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना जो है कृषि विज्ञान केंद्र में संचालित है और जिसके माध्यम से एक एडवाइजरी जारी होती है जिसमें मौसम के साथ साथ फसलों की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी और साथ ही पशुपालन की जानकारी सम्मिलित होती है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो आने वाला पूर्वानुमान हमें प्राप्त हुआ है तो इसके अनुसार जो है मौसम जो है बिल्कुल साफ रहने वाला है और जिसमें अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है वो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
और इसके साथ साथ हवा की गति जो है 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। दिनों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है, तो बादल बिल्कुल साफ रहेगा और ऐसे ये जो मौसम है वो आपकी रबी की जो फसलें हैं जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, अलसी, मसूर, ये सारी चीज़ों की बुआई आप जो है कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक अच्छा अनुकूल समय है इसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फसलों की, तो गेहूं की जो फसल है उसमें आप शहडोल के हिसाब से या अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी उन्नत किस्मों का चयन करें, रोग रोधी किस्मों का चयन करें। इसके अलावा जैसे मसूर की फसल है, चने की फसल है, जिस अभी जो वर्तमान समय है अगर आपने बुआई कर दी है तो चने की फसल में जैसे कटुआ लगने की संभावना है, तो उससे बचने के लिए आप बायोपेस्टिसाइड, नीम आधारित जो नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में। जब कीड़े अगर आपको 1 या 2 या 4 अगर आपके खेत में दिखाई दे रहे हो तो आप नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र या आग्नेयास्त्र, ये जो मतलब बायोपेस्टिसाइड्स है, नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड है, आप उसका उपयोग जो है 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है अपनी फसलों में कर सकते हैं। या अगर आपको कीट जो है ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हो तो रासायनिक कीटनाशक है क्लोरोपेरिफास, आप उसका उपयोग जो है 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। गोभी हो गया, टमाटर, मिर्च, बैगन, इन सब की रोपाई आप तत्काल कर दें, इसके लिए बिल्कुल अनुकूल समय आ चुका है। और उद्यानों में पानी दे दें, जैसे कि अभी ठंड जो है बढ़ रही है तो ये जो है मैंगो मिलीबग जो कीट रहता है वो ज़मीन से चढ़कर ऊपर पौधों में या मतलब बड़े पेड़ों में चढ़ता है, आम हो गया, आंवला हो गया, तो उसके लिए आप 1 या 2 मीटर ऊपर जो है उसमें ग्रीस की पट्टी लगा दें जिससे कि कीट ऊपर चढ़ ना सके और मतलब पेड़ों को जो है नुकसान ना पहुंचा सके। किसानों को सलाह दी जाती है कि धनिया और लहसुन फसल की बुआई करें। मिर्च और टमाटर में लीफ कर्ल देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 100 ग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहले बोई गई पुरानी आलू की फसल में सिंचाई के बाद उर्वरकों का प्रयोग करें। तो वर्तमान जो है समय में ठंड जो है बढ़ रही है, तापमान लगातार नीचे जा रहा है। रात का तापमान हम बात करें तो लगभग 13, 14, 15 डिग्री के आसपास होने लगा है। तो जो नवजात पशु हैं उनका आप बिल्कुल उनके बाड़े को आप गर्म रखें, सूखा रखें और बिछावन बिछाते रहें, पैरा उसमें बिछा दें और उनको जो है ताज़ा पानी, पीने का जो पानी है वो ताज़ा पानी दें। और वयस्क पशुओं में जो है टीकाकरण आप करवा लें। किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं तो उसके लिए ये है कि जैसे शाम के समय जब तापमान थोड़ा सा नीचे गिरता है तो आप वो प्रकाश की व्यवस्था उसके लिए कर लें और पर्दे गिरा दें और बिल्कुल उसको सूखा रखें जहाँ पर मुर्गियाँ आपने रखी हैं, जो उसका बिछावन है वो बिल्कुल सूखा रहे और उसको समय समय पर टीकाकरण करते रहें। और जिन किसान भाइयों ने बकरियां पाली हुई है वो जो है PPR का टीकाकरण अवश्य कराएं। तो ये थी किसान भाइयों मेरी द्वारा बताई गई छोटी छोटी समसामयिक जानकारी, जिसका अगर आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम देवरी, जिला बस्तर के किसान सुखलाल प्रजापति ने। आप बैंगन की फसल में तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो सुखलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करेंगे बैंगन फसल में कीट का नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंगन फसल में मुख्यतः एक ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर कीट का प्रकोप होता है और
ये कीट इस फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचाता है। कई बार पूरे के पूरे जो खेत होते हैं वो इस कीट के द्वारा प्रभावित होकर और पूरा फल होता है वो नष्ट हो जाता है और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये कीट पहले शाखाओं में पाया जाता है और जहाँ ये कीट पाया जाता है कुछ समय बाद में शाखाएं धीरे धीरे करके सूखना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है इस कीट की, और अगर इस कीट को हम समय पर नियंत्रित नहीं करते हैं तो जैसे ही फल बनता है उस फल में ये कीट प्रवेश कर जाता है और उन फलों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर देता है। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। तो इस कीट का नियंत्रण के लिए हमें नीम ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं और इसके अलावा स्पाइनोसेड 45 SC लगभग 3 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेनोफॉस 50 cc 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके और इस कीट को हम नियंत्रित कर सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।